ख़वातीन हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज हमारे साथ डॉक्टर रियाज मेहदी हैं। रियाज भाई इज करेंटली डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड साइंसेज, इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। रियाज भाई ने एमयू से एमबीबीएस एमडी किया, वहीं जेएनएमसी में पढ़ाया, दुनिया के कई मुल्कों में रहे और अब लखनऊ में सेटल्ड हैं। ये गुफ्तगू इस लिहाज से भी बहुत दिलचस्प होगी कि रियाज भाई के साथ हमने बहुत सारे ड्रामा क्लब के टूर्स किए हैं, जिसमें आप बतौर टीम मैनेजर हमारे साथ जाते थे। और मज़े की बात यह है कि फेस्टिवल्स में स्टूडेंट से ज़्यादा खुद मकबूल और मशहूर हो जाया करते थे। रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, और इट्स वंडरफुल टू कनेक्ट विद यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। मेरा ख्याल है ये मुलाकात आपसे कम से कम 25 से 30 साल के बाद हो रही है। वालेकुम सलाम भाई मुजीब साहब, ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जो आपने फरमाया है मेरे बारे में, लेकिन बहरहाल और मुझे लग रहा है कि 25 साल में बहुत ज़्यादा फर्क आप में भी नहीं आया है भाई। जो आपने जी एक अरसा हो गया, मैं 2000 में शायद कोई दिया था, उससे पहले तो हम आप एज ए स्टूडेंट, जी मैं टीचर इंचार्ज मिलते थे हम लोग जी ड्रामा क्लब में और यूथ फेस्टिवल वगैरह में। लेकिन 2000 में जब मैं गया था कुवैत एक सिलसिले में किसी कॉन्फ्रेंस के, तो आप लोगों ने बड़ी मेरी खातिर तवाज़ु की थी, मैं भूल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब आपने इस खाकसार को इस इंटरव्यू के लिए भी याद किया है, तो फरमाइए, हाजिर हूँ मैं। जो जो सवाल आप करना तो चाहें बरहना हूँ आपके सामने। रियाज भाई, ये कि हमारी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी बड़ी जबरदस्त थी इंशाल्लाह, और अब भी है। इतने साल के बाद हम मिल रहे हैं, तो मैं लोग ये जानने में दिलचस्पी रखेंगे जाहिरी तौर पे कि ये आपका जो सफर रहा अब तक का, तो उसके बारे में आप अगर मुख्तसर तौर पे हमारे साथ शेयर करें तो कब अलीगढ़ गए, आपकी बचपन तालीम वगैरह जो थी, तो वो जरा सा एक मुख्तसर तौर पे आप शेयर कीजिए। जी, मुख्तसर तौर पे ही मैं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बहुत तफसील से बताना शुरू कर दिया तो फिर जो मैंने किताब लिखी है अपनी फिर जी उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी कोई, और ना उससे कोई पढ़ने की कोशिश करेगा। बहरहाल सही। मेरा बचपन गुजरा पहले फैजाबाद में, जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, और शुरू की स्कूलिंग भी वहीं पर हुई। हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया, इंटरमीडिएट फिर मैंने गाजीपुर से किया, तो मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग वहाँ हो गई थी, और मैं 1968 में अलीगढ़ आ गया। ये इसके लिए मैं यकीनन अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हालात थे उसमें ज़माने में ज़्यादातर हमारे जो लोग थे अतराफ में, हमारे अज्जा में, वहाँ ये तस्वुर था कि अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है, और उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न, अब आज के बच्चे तो हंसते हैं, हाँ, डिवीज़न क्या चीज़ होती सही है। बात। फर्स्ट डिवीज़न बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अगर इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न आ गई किसी की, तो उसको नौकरी आसानी से मिल जाती थी। तो सही। हालात फैमिली के ये थे कि कायदे से जो बाकी अज्जा किया करते थे कि भाई बेटा तो आपका माशाल्लाह ठीक पास हो गया, उसको कहीं लगा दिए सरकारी नौकरी में। ये ना करके उन्होंने हमारी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझको अलीगढ़ भेजा, और मैं हम्म। अलीगढ़ पहुंचा 68 में, और वहाँ मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। उस जमाने में था ये कि अगर आपने इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन में किया है, एमयू ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि उस जमाने में भी यहाँ 3 ईयर्स बीएससी हुआ करता था, हम्म। तो फर्स्ट डिविजनर्स को डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाया करता था। हम्म। जो फर्स्ट ईयर बीएससी था, इक्विवेलेंट टू पीएमसी था, वो जी आप कर सकते, वेव ऑफ हो जाती थी कंडीशन, वो यानी लेटरल एंट्री आप कहें सेकंड ईयर में हो जाती थी। तो मैंने सेकंड 68 में वहाँ एडमिशन लिया, बीएससी में अटेम्प्ट किया था पीएमटी में, लेकिन जाहिर है ये गलत फहमी थी कि फर्स्ट डिवीजन आ गई है तो शायद इस भरोसे मैं आ जाऊंगा। ये अंदाजा नहीं था कि कंपटीशन और एग्जामिनेशन में बहुत फर्क होता है, तो उसमें मेरा सही। सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर लेकिन हम्म। बहरहाल मैं हॉस्टल में आ गया, और वहाँ के ऊपर मैंने, और ये शौक को स्कूल लाइफ से ही था, ये ड्रामा वगैरह का। तो पता चला कि साहब यहाँ पर तो कल्चरल लाइफ जबरदस्त लिटरेरी वो एमयू में बहुत ही जरखेज जमीन है, जो भी चाहिए आप। सही। बल्कि मैं ये कहा करता था कि अलीगढ़ में सबके लिए बेहतरीन जमीन मौजूद है। लिटरेरी बिल्कुल। कल्चर वालों के लिए लिटरेरी हॉल है, और इलेक्शन लड़ने वालों के लिए यूनियन हॉल है, और चाकू चलाने वालों के लिए जमाने में शमशाद नाकेट हुआ करती अच्छा। थी। अच्छा। तो रामपुर और कायमगंज वगैरह के चला करते, सुना करते थे हम लोग किससे, कहा जी, करते थे कि भाई सबके लिए जरखेज जमीन है, जो 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 करना चाहे कर सकता है। जो जिस फन में तो माहिर है। मैंने जो जिस फन में माहिर है उसके लिए मैसर है सब कुछ। सही। बहरहाल खैर, तो मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया, शाम को चला जाता था वहां के ऊपर, अपनी तैयारी कर रहा था। एक साहब मुझे मिल गए, मेरे रूममेट के कोई अजीज थे, परसों से कोशिश कर रहे थे मेडिकल में आने की। उनको लगा कि शायद वो मुझे ज्यादा सपोर्ट कर सकें।
उनके साथ मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। वो क्लासेस नहीं करते थे, छोड़ करके सिर्फ तैयारी करते थे, और अच्छा। तैयारी इस तरह करते थे कि बहुत डिफरेंट कलर्स के रंगीन पेन से बैठ के नोट्स बनाते थे किताबों से। मुझे लगा शायद तरीका ठीक हुआ, मैंने वही शुरू कर दिया। नतीजा उसका ये निकला कि ना उनका सिलेक्शन हुआ ना मेरा। दूसरे अटेम्प्ट और में, फिर मैं लाइब्रेरी में दूसरे बैठ अटेम्प्ट इंतजार में। करके शाम को, जी, दूसरे अच्छा अटेम्प्ट में भी फिर मैंने कहा भाई इनका साथ नहीं चलेगा, छोड़ना पड़ेगा मुझे इनका साथ। फिर अच्छा मैंने अच्छा वाकई किया है कि भाई अब तो कॉन्सेंट्रेट करो अपने बीएससी में। अच्छा। मैं बीएससी फाइनल ईयर में रेगुलर हो गया, और हम्म हमारा क्लास जो था बीएससी फाइनल ईयर में वो हुज हू था, आप समझिए, यूनिवर्सिटी का। उसमें रणजी हम्म। ट्रॉफी के प्लेयर्स थे अच्छा उस जमाने में जो रणजी खेलते थे, और उसमें हॉकी के प्लेयर ओलंपिक खेले हुए थे, उस्मान साहब जी, अच्छा। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हुआ करते हम। और एक अमीन शाह का खास ग्रुप था जो बड़ा मशहूर था हर तरफ खड़े होने के लिए चौराहों पर, और बहुत अच्छा। सीनियर लोग हुआ करते थे। मैं उनके मुकाबले में बहुत जूनियर था, कोई लिफ्ट नहीं हम्म। देता था हम लोग को, और वहाँ के लोकल लोग थे वो। बहरहाल खैर, तो कोई लिफ्ट नहीं मिलती थी, लेकिन पढ़ने की कोशिश किया, मेहनत किया। हमारे अथर साहब हुआ, अथर सिद्दीकी साहब फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे, बहुत अच्छे टीचर, अल्लाह उनको उनको दराज करे उनकी। तो उनके सब्जेक्ट में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, और सेमेस्टर सिस्टम था, मैं आप बताऊं, अब जी यूनिवर्सिटीज जी। में फिर आ गया है ये। हम्म। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम था हमारे यहाँ। तो उसमें मैं अच्छे मार्क्स ले आया। तो जो वो लोग जब मार्क्स ले आया मैं, तो वो लोग जो बात नहीं करते मुझसे, हमारे क्लास, फिर कहने लगे यार रियाज जरा दिखाना नोट्स अपने। और फिर मुझसे, उसमें वजी निजामी भी थे, वजी अच्छा। निजामी साहब बाद में बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए जूलॉजी में, बड़ा इंग्लैंड चले गए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग थे जो उस वक्त नहीं पढ़ते थे, मगर बाद में इन्होंने अपना जो टर्न लिया, इंटेलिजेंट लड़के थे सब, ये सब हम्म। अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी चीज हो गए। एक अब्दुल अलीम खां हुआ करते थे, अच्छा। वो, उनका भी वही हाल था कि नशा ग्रुप मशहूर था, जहाँ पे खड़े हुए चौराहों के ऊपर, वो खास जगहों पे खड़े होते थे, उसकी वजह आपको मालूम है हमेशा में जी कहाँ जी खड़े जी होते थे लोग, क्यों जी होते जी थे, जी, सही बात। अमीन निशान लियो पे तो ग्रुप कहलाता था। खैर सही बात है। लेकिन वो बीएससी के बाद चले गए एम्स, और वहां अच्छा। जाकर के वो जी, और वहां उन्होंने इतना दिल लगा के पढ़ा, फिर वहां से वो चले गए हार्वर्ड जी। जी, और फिर एमयू में ही। मैं जानता हूँ अलीम भाई को, शाबाद हाउस में रहा करते थे। एग्जैक्टली जी जी, सामने, आप शायद आपके घर के सामने ही उनका कोठी हुआ बिल्कुल करती थी, बिल्कुल बिल्कुल जहां बिल्कुल गोल मार्केट बन गई उनकी जमीन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो सब मस्कत में अलकाबूस में प्रोफेसर हैं। अच्छा, मैंने सुना था और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे नहीं और नहीं, फिर। वही है वो, नहीं ना, अच्छा ऑस्ट्रेलिया अच्छा भी है, काबूस में है, कभी कभी अच्छा उनसे मुलाकात हो जाती है। तो बहरहाल ये के उसके बाद मैं बैठा, और फिर मैंने पूरी गर्मी की छुट्टियों में तैयारी की, पूरा इम्तहान दिया बीएससी का, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आया, उसे कंपनसेट किया सेकंड ईयर का दोनों, और फिर उसके बाद बैठा और अपने हिसाब से तैयारी किया, और अल्लाह का शुक्र है उस साल मेरा सिलेक्शन हो गया वहां के ऊपर ओके एमबीबीएस में। ओके। तो इस तरीके से मैं फिर मेडिकल में आ गया। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ बैठे थे और नहीं सिलेक्ट हुए थे, कुछ लोग और भी थे बीएससी के दूसरे ग्रुप में, उसमें बाद में 2 आईएएस हो गए। ओह माशाल्लाह। जी जी। तो जबरदस्त। जो एमबीबीएस में नहीं आ सके थे, वो कहते थे बाद में जब मिलते थे कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो कर रहे हो सकता है हमसे बेहतर हो जाए। और वाकई भी सही। हुआ कि उनमें से 2 लोग आईएएस हुए, एक साल आईआरएस हो गए थे। बहरहाल, वाह और इस तरीके वाह। से मेडिकल कॉलेज में आ गए। मेडिकल कॉलेज में भी बड़ी कल्चरल लाइफ बहुत अच्छी थी। वहाँ की जी जो कल्चरल इवनिंग हुआ करती थी, वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी, जी। ट्रिनिटी हॉल के स्टेज पे होती थी, उसका यूनिवर्सिटी के हम्म लोग वो इंतजार करते थे, वगैरह हम्म। वगैरह। कर्नल ताजुद्दीन जो हमारे प्रिंसिपल थे उस जमाने में, वो बहुत इस में इंटरेस्ट लेते थे, वो बहुत प्रमोट करते थे हम लोग को। अच्छा बहरहाल मुख्तसर इसके आगे फिर मैं जाहिर है कि फिर मैंने वहाँ पढ़ा, और फिर मैं बीच में फाइनल ईयर में था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वहीं अलीगढ़ आ गए थे इलाज के सिलसिले में, और वहीं दफन है। तो कुछ हालात ऐसे थे कि मैंने फिर पीजी एमडी में एडमिशन तो मुझे मिल गया था एमएस में, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर मैंने स्टेट सर्विसेज ज्वाइन कर ली पीएमएस की, लेकिन अच्छा। वो जाहिर है हम लोग का मिजाज नहीं था वहाँ के ऊपर। बताऊं, मेरा जो पहला ट्रांसफर हुआ वो ऐसी जगह की हुआ कि मैं तो सुन के दंग रह गया। कहाँ? चंबल घाटी में के पास ओहो एक गांव था जेतपुर कलां। अच्छा जी, मैंने पूछा लोगों से भाई यहाँ ये जाएंगे कैसे? तो एक साहब जो पुराने काम करने वाले थे पीएमएस में, कहने जाइए डॉक्टर साहब, आप तो लाख उस जमाने में बड़ी बात थी, एक हाल में लखपति हो जाएंगे। मैंने कहा वो कैसे? कहने कोई बात नहीं, आपको गोली निकालनी पड़ेगी बस, डाकू आएगा आपके पास, आपको बस ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको बताना नहीं है पुलिस से, पुलिस भी आपके पीछे पड़ेगी। मैंने हाथ जोड़ लिया भाई साहब, मैंने कहा मैं जिंदा रहना बेहतर मेरी बजाय इसके मैं लखपति हो जाऊं।
अच्छा। तो फिर मैंने फौरन में वहां से भागा, छोड़, बगैर कुछ अच्छा। कहे सुने एब्सकॉन्ड हो जी। गया। फिर मैंने आके वापस अलीगढ़ आ गया, मैंने छोड़ दी सर्विस। अच्छा। यहाँ से फिर नए सिरे से मैंने जिंदगी शुरू की अपने। फिर फिर एमडी वहाँ करा, फिर आपने एमडी करा, फिर एमडी वहीं भी पे फौरन नहीं लेक्चर किया किया। मैंने। वहां के हाँ। बाद मैंने कुछ दिन ज्वाइन किया, फिर मैं चला गया ईरान, वहां से फिर लौट के आया, फिर मैंने एमडी ज्वाइन किया। और जब मैंने एमडी ज्वाइन किया तो अफसोस की बात ये थी कि मैं एक्सटर्नल कैंडिडेट मुझे कम्पीट करना पड़ा। ओहो। मुझे जब पता चला, शौक लगा कि जहां मैंने इतनी एक्टिव लाइफ गुजारी थी उसी यूनिवर्सिटी में मैं एक्सटर्नल हो गया हूँ। क्योंकि रूल आ चुका था कि जिसको 6 साल से ज्यादा हो गया है बीबीएस अच्छा। पास किए हुए, वो एज एक्सटर्नल ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे ओहो। बाहर के बच्चों से, बंगाली और दिल्ली वालों के साथ कम्पीट करना पड़ा। जो हम्म। पहले साल में तो कोई सीट ही नहीं गई, वो था कि पहले इंटरनल्स को ऑफर की जाएगी फिर एक्सटर्नल्स को। तो राइट। एक्सटर्नल को सीट नहीं मिली, दूसरे साल में एक सीट ऑफर हुई एक्सटर्नल को, जो मैं था। बहरहाल यहाँ से फिर आगे सिलसिले, आगे लाइफ ढर्रे के ऊपर। लेकिन डिपार्टमेंट में वो लोग मुझसे बहुत सीनियर हो गए थे जिनकी मैंने रैगिंग की थी, जिनका मैंने अच्छा। इंट्रोडक्शन लिया था। राइट। वो लोग मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे टीचर्स हो गए थे। तो ये सब बहुत सी अच्छा। बातें मैंने किताबों में लिखी हैं। तो हाँ। काफी स्ट्रगल करना पड़ा है तो मतलब ये स्टीम मुख्तसर लाने ये है के कि लिए। भाई अब आप जो है वो अलीगढ़ से फारिग होकर के, तो मैं मतलब सवाल ये है कि आपकी अलीगढ़ में एक स्टैब्लिश्ड जॉब थी, मेरे ख्याल से आप परमानेंट थे वहां पे, एज ए रीडर वहां से निकले हैं। तो जी जी, फिर बिल्कुल सही आप था। जो है फिर इतना अमूमन लोग इतनी अच्छी जॉब के बाद इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, तो आपने क्यों इतने तजुर्बे करे, फिर वहां से आप सऊदी अरब गए और फिर जो है वो यहाँ पे आ गए लखनऊ। देखिए, सऊदी अरब वगैरह जाने के लिए तो मैंने वही किया जो वहाँ बाकी यूनिवर्सिटी का सारा स्टाफ करता है। क्योंकि चाहे मेडिकल कॉलेज में, हमारे यहाँ खास तौर से, बाकी मेडिकल कॉलेज में तो प्रैक्टिस का रवाज है, प्राइवेट प्रैक्टिस का, लेकिन हमारे यहाँ एमयू में नहीं है। हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे टीचर्स ने कभी नहीं किया, हमें कल्चर नहीं था हम लोग का। तो पैसा कमाने को, घर बनाने का वाहिद तरीका वहाँ पर वही है एमयू में, जो सब टीचर्स करते हैं, कि जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल जाती है 3 साल की या 5 साल की पूरे करियर में। उसमें जी। जाते हैं, वहां के जॉब करते हैं, वहां से कमा के पैसा लाते हैं, फिर घर बना लेते हैं वहां के ऊपर। ये गाड़ी ले ये लेते हैं। तरीका था। जी हाँ, जी। एग्जैक्टली, गाड़ी ले लेते हैं। तो जी। मैं भी उसी सिलसिले में गया था। तो मैं जब भी सऊदी अरब गया था तो मैं इसी छुट्टी लेके गया था। हम्म। दूसरी बार जब मैं गया 2 साल की छुट्टी पर, तो वहां जाके बच्चे की, अब यूं कहिए कि बदनाम था अलीगढ़ में, यानी कि बहुत एक्टिव था। तो वहां के अमुका वालों ने मुझे हाथों हाथ ले लिया। और उसके बाद 2000, खैर तो बात की बात है, 2007 में प्रेसिडेंट बना, 2005 में 2 साल मुझे हो गए पूरे, पता नहीं चला कैसे निकल गए। मैंने हम्म। वापस आने की कोशिश की तो लोगों ने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो आप आए, हमने तो बरसों के बाद यहाँ सोफा खरीदा था, आपको तो अभी सिर्फ 2 साल हुए आए हुए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कोशिश की अलीगढ़ से, तो मुझे किसी तरीके से वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल गया। अच्छा। इसलिए मैंने 2005 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उसकी एक वजह और थी, जो आपने सवाल किया क्यों छोड़ा। क्योंकि मैं साथ, जो मैंने कहा ना कि जो मुझसे बहुत जूनियर लोग मुझसे डिपार्टमेंट में सीनियर थे, जो उम्र में मुझसे कम थे, और वैसे मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर थे, वो मुझसे काफ़ी सीनियर हो गए थे। तो इस बात के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे थे कि मैं प्रोफेसर तक पहुंच पाऊँ, या अगर पहुंच भी गया प्रोफेसर तो कभी हेड तो नहीं हो पाऊंगा, चेयरमैन तो डिपार्टमेंट का नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे बेहतर लगा कि वहाँ वहाँ करूँ, वहाँ भी मेरे बहुत अच्छी लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी थी, बाकी फाइनेंशियली भी सब अच्छा था, जी। और सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी थी, एकेडमिक भी बहुत अच्छी थी। तो फिर हम्म। मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के मैं वहीं रहा। हम्म। किंग साउथ यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ था मेरा कॉलेज। और फिर वहां से मैं 2011 में मैंने खुद वहां से भी खुद ही छोड़ा। तब अच्छा। भी लोग कह रहे थे कि आप अभी क्यों जा रहे हैं, वो लोग अभी तक हैं जो मेरे साथ के थे, वहां मौजूद हैं वो हम्म। लोग वहां। हम्म। तो मैंने अपने फेयरवेल में कहा, बात कही कि कुल्ले नफ्सन ज़ायक़तुल खुरूज, कि भाई गल्फ का ये उसूल है कि जो भी सही शख्स बात। यहाँ रहता है उसको वापस जाना है। तो जाना मैं है, बेहतर सही। ये कि अपने पैरों पे चला जाऊं, या कि ये लोग मुझे डिपोर्ट करके आए या कंधों पे जाऊं किसी के, उससे बेहतर है कि वक्त आ गया है कि मैं खुद चला जाऊं। सही। और तो बीच में जब छुट्टी 2011 से आता था, अब तक आप जो है लखनऊ में इसमें इसी मैं लखनऊ में इंस्टीट्यूशन हूँ। में। मैंने उसी जमाने में जब बीच में छुट्टी पे आता था तो लखनऊ में घर ले लिया था, जहाँ मैं हम्म। बैठा हूँ इस वक्त। और फिर मैंने हिरा मेडिकल कॉलेज वालों ने मुझे किया था, ऑफर किया प्रोफेसरशिप। तो 11 में मैंने वहां से भी छोड़ा, फिर मैंने यहाँ के हिरा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, जहाँ मैं हाँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा।
और जी, वहां से भी सुपर एनुएशन के बाद बात करें डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड मेडिकल साइंसेज। ग्रेट ग्रेट। अच्छा रियाज भाई, अब ऑटोबायोग्राफी की आपकी बात करते हैं, तो आपने किताब लिखी है सर्कमस्टेंशियल डॉक्टर। तो ये जो है, ये सर्कमस्टेंशियल क्यों है? देखिए, जिस किताब की आप बात कर रहे हैं वो ये है, द जी सर्कमस्टेंशियल डॉक्टर। जी। भाई सर्कमस्टेंशियल मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ हालात का तकाजा था जिसके तहत मैं डॉक्टर बन गया। मैंने लिखा भी इसमें बाद में। हम्म। भाई बचपन में जो चीजें देखी जिससे आदमी इंप्रेस होता है, जिससे मुतासर होता है। वालदा मेरी बीमार रहती थी अक्सर, तो हम लोगों के एक फैमिली फिजिशियन थे, और हम लोगों के कांटेक्ट में सबसे अच्छी फैमिली और सबसे वेल ऑफ फैमिली, और सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं, बेहद शरीफ लोग, एक डॉक्टर अख्तर हुआ करते थे फैजाबाद में। बहुत मशहूर अच्छा डॉक्टर थे वहाँ के, अच्छा। और वेल नोन, बहुत उनके बड़ी फैमिली थी वहाँ की। तो हम लोग से ऐसे टर्म्स उनसे हो गए थे, घर भी आना जाना था। तो हम पूछते थे जाकर के, देखते भाई इनका लाइफ स्टाइल हम लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने पूछा कम उम्र में अपनी वालदा से कि ऐसा क्यों है कि ये इतने माशाल्लाह खुशहाल, हम लोग नहीं। तो वालदा ने छोटा सा जवाब दिया कि डॉक्टर है। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर हैं तो कैसे डॉक्टर बन गए? तो उन्होंने बताया कि पढ़ करके, मेहनत करके। तो मैंने कहा अगर ये बन सकते हैं तो फिर हम भी बन सकते हैं मेहनत गुड करके। गुड। तो इसलिए तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस ने मुझे डॉक्टर बनवा दिया। मैंने लिखा बाद में, अच्छा। अगर शायद किसी दूसरे ऐसे शख्स के बारे में डॉक्टर ना होते, किसी प्रोफेसर, किसी आईएएस, उसके अगर आया होता कांटेक्ट में और तो आप उनसे उसकी मुतासिर हो जाते। मुतासिर होता, तो शायद वो बन चुका होता। लेकिन हम्म। मुझे डॉक्टर बनाने में मेरी वालदा की, मेरी मदर की बीमारी और डॉक्टर अख्तर जो उनके फिजिशियन थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने बस फिर वो लाइन पकड़ ली, समझ में आया कि भाई ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, तो अगर सब पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तो पढ़ सकता। रियाज भाई, ये बताइए कि ऑटोबायोग्राफी जनरली जो है वो सेलिब्रिटीज जो है वो लिखते हैं, जिनको लगता है कि उनकी जिंदगियां बताने लायक हैं, कुछ इंस्पिरेशन लोग उससे लेंगे, और बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगियों में घटती हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको लगा कि भाई ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए? ये बहुत, मैंने देखिए प्रीफेस में भी मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि हम्म। हर आदमी सवाल करेगा बहुत कि भाई आप, हकीकत है कि आप हैं क्या चीज, मुझसे पूछते हैं लोग आप हैं क्या, ना कोई आप जी। सेलिब्रिटी हैं कि हम्म। आपकी ऑटोबायोग्राफी कोई क्यों पढ़ेगा। तो मैं उसको एक ही हम्म। जवाब देता हूँ कि भाई देखिए, आप प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बन नहीं सकते, शाहरुख खान बन नहीं सकते, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियाज मेहदी बन सकते हैं कम से कम, एक आम आदमी। क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, जिन हालात से निकला, जिन हालात के तहत डॉक्टर बना, फिर क्यों बाहर गया, फिर मैंने अपने बीबीएस के बाद क्यों मुझे छोड़ना पड़ा एमडी में एडमिशन लेकर के, फिर दोबारा मैं आया, और इतनी जद्दोजहद के बाद मैंने बच्चे हो जाने के बाद छोटे, फिर मैंने एमडी किया अपने जूनियर्स के साथ रह करके जो मेरे टीचर हो गए थे। और फिर मैं वहां से सऊदी अरब गया, वहां भी मैंने जाहिर है अमूबा में बहुत एक्टिव रहा, वजह मुख्तलिफ चीजों से। और मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक था बचपन से कि मैं दुनिया देखूं। तब हालात जरा बेहतर हुए तो फिर मैंने निकलना शुरू किया, बाहर जाना शुरू किया, यूरोप गया, यहाँ गया, अमेरिका गया, वगैरह वगैरह गया। तो बहुत सी चीजें हैं, तो मैंने उसमें ये लिखने की कोशिश की है कि भाई आप अपने हालात से मायूस ना होइए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस माहौल में था बाहर पर, जहाँ बचपन में, यहाँ कि वहाँ अफसोस की बात थी कि उस जमाने में अगर कोई 3 अटेम्प्ट के बाद 3rd डिवीजन पास होता था तो लड्डू बटते थे मोहल्ले में, हम्म। लड्डू हम्म। बटा करते थे कि माशाल्लाह सही पास हो गए। जी, सही बात। लोग दौड़ते हुए अखबार लेकर के लिटरली दौड़ते हुए आते थे कि भाई माँ पास हो गए, पास हो गए। सही पता बात। चला कि 2 साल से फेल होने के बाद 3rd डिवीजन पास हुए हैं। सही उस बात। माहौल में रह करके, जी। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो सही। बदकिस्मती है कि उसके बाद से अब तक वहां उस घर से, उस माहौल से हमारे कोई दूसरा कोई डॉक्टर नहीं निकला। अच्छा। तो भाई ठीक है भाई, हम भाई कितने लोग के वालदा बीमार रहती हैं, बीमार रहते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी से इंस्पायर होना चाहिए, और आप में अगर फोकस हैं अगर आप, तो आप कर सकते हैं। सही। तो रियाज मेहदी में कोई खास बात नहीं, लेकिन मैं ये बताता हूँ एक आम इंसान की हैसियत से हो सकता है दूसरे एक आम इंसान को मैं ज्यादा मुतासिर कर सकूं, मेरा इसके कि एक सेलिब्रिटी। हम्म। जैसे मैंने कहा कि आप शाहरुख खान बन नहीं सकता, हर आदमी प्रेसिडेंट नहीं ऑफ नहीं, इंडिया बन बिल्कुल नहीं सकता है। बिल्कुल। रियाज भाई मेरा ख्याल बिल्कुल आप आपसे मैं अपने सेंटिमेंट्स और अपने ख्यालात का इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जिंदगी के नशेब व फराज जो है वो हर सेलिब्रिटी के, वी एज कॉमनर्स ऑल्सो
हमारी जिंदगियों में भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो कि वाकई बहुत दिलचस्प होती हैं और बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं। तो उनको वो भी बताया जा सकता है और बताया जाना चाहिए। तो आप बहुत सारी मुबारकबाद आपकी इस ऑटोबायोग्राफी के लिए। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में इसको मंगवा करके जो है वो अगर आप ऑटोग्राफ करके भेजेंगे तो हमारे लिए बड़ा ट्रेजर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो हम शुक्रिया बहुत अ, बहुत। मैं रखूंगा उसको। तो रियाज भाई, आप एक डॉक्टर के साथ साथ, जो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है आपका, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि लिटरेचर में, ड्रामेटिक्स में, फाइन आर्ट्स में आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं और खुद आपने बहुत थिएटर किया है। तो अभी रिसेंटली मैंने ये एसोसिएट डे जो हुआ था लखनऊ का, तो उसमें आपने एक मजमून पढ़ा था और वो मजमून मुतासिर था खुर्शीद अता साहब का जो कंपाइलेशन है 3 वॉल्यूम्स में सर सैयद के खुतबात का। तो उस पे आपने एक अपना मजमून पढ़ा था और जिसमें आपने ये कहा कि भाई इनको पढ़ने के बाद मेरा जो नजरिया है सर सैयद की तरफ वो तब्दील हो गया है। तो वो क्या है, मतलब हम लोग उसकी वजाहत आपसे चाहेंगे कि पहले क्या नजरिया था और अब ये क्या नजरिया आपका सर सैयद का बना। देखिए, सर सैयद के मुतालिक नज़रिया तो आम है, जो हर आदमी जानता था कि वो ज़ाहिर में एक जज्बा था कौम के लिए और उन्होंने चाहते थे कि तालीम हासिल करके कौम आगे बढ़े। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो ज़ाहिर है कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। ये तो ठीक है जहाँ तक मैंने, लेकिन इतने जो खुतबात उनके पढ़े मैंने, एक तो अफ़सोस की बात ये है कि ये ज़ख़ीरा, ये ख़ज़ाना एएमयू की ओल्ड अपनी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में दफ़न था और हम्म, वहाँ से आज तक वहीं के लोगों ने इसे निकालने की कोशिश नहीं की। हम्म, इसका क्रेडिट यकीनन आतिफ हनीफ साहब को और अता खुर्शीद साहब को जाता है। अता बिल्कुल। खुर्शीद साहब ने ये, और जबकि वो खुद अलीगेरियन नहीं है लेकिन काम जी करते हैं वहाँ के ऊपर, जी उन्होंने जी इसको रिट्रीव किया, इन खुतबात को निकाला है और अब वो उनकी तकरीरों का भी मजमू आने वाला है, शायद वो भी जी छप गया है तकरीबन। जी और उसके बाद उन्होंने तारीख के हवाले के साथ और फिर उसको यानी हमारे आतिफ हनीफ साहब ने पब्लिश किया। तो मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो उनके खुद पढ़े सर सैयद के, वो बिल्कुल रेफरेंस देते थे, जो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बाहर के ऑथर्स का और साइंटिस्ट का, भाई उस जमाने में ना व्हाट्सएप था ना इंटरनेट था, तो सर सही। सैयद की मालूमात थी कैसे, आखिर ये वहां तक पहुंचे कैसे? कोई पब्लिकेशन भी होता होगा तो पहले इंग्लिश में पब्लिश होता होगा, फिर महीनों बरसों के बाद उसका उर्दू तर्जुमा होता होगा, तब इंडिया पहुंचेगा, तो तब सर सैयद की नजर से गुजरेगा। वो हर शख्स के ऊपर इकोनॉमिक्स से वो बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ हद ये कि आप बताइए, जो मैंने उसमें शायद बोला था, नहीं बोला था तकरीर में, वैक्सीनेशन के ऊपर, जो अच्छा। आजकल कोविड-19 के बाद इतना बड़ा मौजू है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की बात हो रही थी। उस जमाने में 19 सेंचुरी में 1800 कुछ में, उस जमाने में चेचक सी वबा थी, उसकी लोग उसमें मर जाया करते थे। जो स्मॉल पॉक्स का टीका आया तो उसको सर सैयद ने बाकायदा उसको प्रमोट किया, उसको कहा कि भाई हमारी कौम को और बाकी पूरे सारे हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत बेहतर है। तो उनकी नजर हर चीज पे थी। मेडिकल साइंस का एक जर्नल का, हम लोग का मेडिकल साइंस का एक जर्नल है जिसका नाम है लैंसेट, जो तकरीबन हम्म, बाइबल ऑफ जर्नल्स कहलाता है, उसको हम्म, उन्होंने जहां कोट किया। तो ये एक तस्वुर था कि भाई लोग कहते थे कि उनको ठीक इंग्लिश ना आती हो, लेकिन वेल रेड था शख्स, मतलब हर मौजू में बात कर सकते थे। और वाकई मेरा तो दिमाग काम नहीं करता कि एक उस माहौल में रह करके जिस शख्स को वाकई शायद इंग्लिश खुद ना आती हो, मेरा हम्म, ख्याल है कि वो इंग्लिश पढ़ तो सकते थे, बोल नहीं हम्म, सकते थे। मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ, अच्छा। शायद उन्होंने अपनी सी कोशिश करके ये जी सलाहियत हासिल कर ली थी कि पढ़ सकते थे वो। तो जी। इसलिए मैंने ये बात कही कि हाँ, बहुत मुतासिर हुआ मुझसे पढ़ करके, बहुत। गुड। माशाल्लाह, इसके ऊपर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं आतिफ के साथ कुछ एक अलग सब्जेक्ट की वो कर रहे हैं। तो रियाज भाई, आप जो है वो एमयू ओल्ड बॉयज के रियाद में प्रेसिडेंट रहे और भी आप अल्मा मैटर के मामलात से जुड़े रहते हैं। तो एक एक नजरिया है कि ये जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशंस हैं दुनिया भर में, हैं हर जगह के ऊपर और बड़े जोर शोर से एसोसिएट डिनर्स का एहतमाम करती हैं, लेकिन ये कि ये एसोसिएट डिनर से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब पे बैक वाला जो एक कॉन्सेप्ट है अपने अल्मा मैटर की तरफ, जिससे उनको इतनी अकीदत है,
तो वो देखने में नहीं आया है। इसकी आप क्या वजह समझते तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये इस बात पे मौजू पे कई बार बात हो चुकी है और ये हकीकत है, ये इंडिया में भी यही है, रियाद में भी मैंने ये देखा है कि लोग बस सर सैयद को एक डे को एक उर्स की तरीके से मनाते हैं, और उसके बाद जो सर सैयद का सही मिशन है, अलीगढ़ मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने में लाखों लोगों, हजारों लोगों में से कोई एक आध लोग ही हैं जिन्होंने कोशिश की है और आगे बढ़ाते हैं। बाकी लोग आते हैं सर सैयद पे, वही तकरीरें सुनते हैं, दुल्हन की दो आंखें सुनते हैं और जी जी सुनते हैं, और उसके बाद खाना खाते हैं। और तबसरा इस बात पे ज्यादा होता है कि खाना कैसा बना था इस बार सर सैयद डे के ऊपर, कितने लोग आए, कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया, लेकिन असल मौजू पे गुफ्तगू नहीं हो पाती। ये सही बहुत बात अफसोस की बात है वाकई, जबकि दुनिया के हर कोने में रुगनाई मौजूद हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है माशाल्लाह, सही बात सही बात बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहें हम लोग। जी इस पे एक बाकायदा जरूरत है मूवमेंट की। बात जी वहां पर भी हुई है, बहुत देहात में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, जी नहीं हो सका किसी वजह से, बहुत सी वजूहत थी, मैं उसको अपनी यहाँ नहीं बयान कर सकता। मैंने बस इतना अपने लेवल पे जो कर सकता था, मैंने एक सर सैयद मेमोरियल डिबेट शुरू कराई थी स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के रियाद जी के, बहुत बड़ा जी स्कूल है बॉयज एंड गर्ल्स का, बाकायदा जी इसमें गर्ल्स और बॉयज भी पार्टिसिपेट करते थे। वो ट्रॉफी, जी रनिंग ट्रॉफी रखवाई थी मैंने उसके लिए। मैंने एक साइट बनवा दी थी अमूबा रियाद की, लेकिन उसका अच्छा लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं। वो साइट इसलिए जी बनाई गई थी कि जो नया आए लड़का, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो नया लिगेरियन आ रहा है आपके मुल्क में, उसको जिस किस्म की जरूरत है सहूलत की वो कीजिए आप। तो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन है, बहुत सी चीजों में बहुत काम किया जा सकता है, हाँ जरूरत है। मतलब यही रियाज भाई, अब अजीब सी एक यहाँ पर भी हम देखते हैं और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और ससी डे के आसपास में जो है अचानक से बुखार चढ़ता है और बहुत सारी चीजें जो है उनका आदान प्रदान होता है सोशल मीडिया के ऊपर में, और उसके बाद 15 दिन के बाद वो बुखार जो है उतर जाता है। और लेकिन द सिल्वर लाइनिंग इज कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आतिफ हनीफ का जैसे आपने जिक्र किया, कि जो फुल फ्लेजेड इस मिशन पे लगे हुए हैं कि जो चीजें मंजरेआम पर नहीं आ सकी हैं उनको दोबारा रिवाइव किया जाए। तो काबिल एहतराम है ऐसे लोग जो हैं, कम है लेकिन हैं, कर रहे हैं काम उसमें। अच्छा रियाज भाई, एक अभी यानी नजरुद्दीन शाह का एक बड़ा वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने एमयू कल्चर के ऊपर बात करी है, बड़ी तल्ख बात करी है, तो बहुत चल रहा है वो। तो आप क्या आपने भी देखा होगा गालिबन, तो जी, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे दौर से, अच्छा हर दौर में ये सुनने में आया है इनवेरिएबली कि भाई हमारा दौर में यूं ऐसा होता था, तो डिटीरियरेशन तो सोसाइटी में ओवरऑल है, लेकिन एएमयू का जो माहौल का जो डिटीरियरेशन है वो बहुत तेज हुआ है। बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ तो हुई हैं और बहुत सारे लोग इस बात का बहुत जिक्र करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह क्या रही, ट्रेडिशंस को हम लोग अच्छी तरीके से नहीं संभाल के रख सके? देखिए नसीरुद्दीन साहब का इंटरव्यू तो मैंने सुना है। अब उनका अपना ज़ाती तजुर्बा है, हालांकि वो अलीगढ़ में हम लोग के कंटेम्प्रेरी थे, बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने अलीगढ़ में नहीं गुजारा, लेकिन जाहिर है कि उस ज़माने, हम लोग 70s की बात है, तो उस ज़माने जी में अलीगढ़ का माहौल ज़रा मुख्तलिफ था। बल्कि हमें जी भी, और ये तो हर दौर में हुआ है, हमें भी सुनने में आता था, जो लोग 60s के आते थे, 50s के आते थे, वो हमारे लिए कहते थे कि भाई अब वो ज़माना नहीं रहा जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। हम लोग फिर 90s वालों के लिए कहने लगे। लेकिन मैं वहां चूंकि स्टूडेंट की हैसियत से भी रहा और फिर टीचर भी रहा, तो मैंने खुद उसको बदलते देखा, खासा हम्म देखा अलीगढ़ में। एक चीज तो बहुत तल्ख मेरे जमाने में शुरू हो गई थी, बुरी चीजों कमी थी, कि पहले जब अलीगढ़ में लड़का आता था तो वो अलीगेरियन बनने के लिए आता था, वो चाहे हम्म बिहार के किसी कोने से आए, रामपुर से आए, बुलंदशहर से कहीं से आए, जब अलीगढ़ पहुंच जाता था वो अलीग बनना चाहता था। मेरे दौर में ही शुरू हुआ कि मैंने वार्डनशिप प्रोशिप भी किया, वगैरह किया, कि रीजनलिज्म शुरू हो गया था वहां की, बहुत बड़ी बुरी बात थी। तो वो हम्म सीनियोरिटी जूनियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता चला गया। और भाई लड़का बिहार से आ रहा है तो वो अपने बिहार वालों के साथ रह रहा है, हम्म गाजीपुर से आ रहा है तो गाजीपुर वालों के साथ शुरू है। रीजनल एसोसिएशन शुरू हो गई थी, गाजीपुर जी एसोसिएशन, बिहार एसोसिएशन, आजमगढ़। तो मैंने कहा ना कि पहले ये ऐसा हरगिज नहीं था, हर जगह से लोग आते थे और वहां जी आकर के वो अलीगढ़ का कल्चर। लेकिन जब वो घेटो बन जाएंगे, बहराइच वाला बहराइच के साथ रहेगा, बिहार वाला बिहार वाले के साथ ही रहेगा, और सही आजमगढ़ वाला आजमगढ़ वाले के साथ रहेगा, तो वो जो रवायात हमारी वो सीखे किससे, कि वो सही अपने ही सीनियर से बात करता है, उनके सीनियर साहब ने खुद अपने ही सीनियर के साथ रहे वो। तो जो हम लोग के जमाने में जो कंपोजिट कल्चर था लीगल का, हाँ इसको मैंने खुद
देखा, दफन होते देखा, और जी। एक बहुत तेजी के साथ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, फर्क देखिए हुआ ये कि हर चीज में से, इसी में नहीं है, 80s से 90s के दौर में से जो हर चीजों में सोशल मीडिया और चीजें जो आई हैं, तो उससे आपके घर का माहौल भी बदला है तेजी के साथ। हमारी बिल्कुल। जनरेशन वो है जिसने लैंडलाइन फोन नहीं देखा था, लैंडलाइन फोन पे आया, फिर इस पे आया, फिर आया सीडी पे, वीसीआर पे आया, और कहे पे आया, सब कुछ देख लिया उसने। जो सही बात। 90s के बाद की जो जनरेशन है, 90s के बाद की जनरेशन है, वो तो उसने आंख खोल के वो चीजें देखी जो रवायात में यकीन नहीं रखता, बिल्कुल वो। तो मैंने खुद देखा कि बच्चे हॉस्टल से, हम लोग के जमाने में चप्पल पहन के नहीं जा सकते जकरिया मार्केट, अब सही आप टोक नहीं सकते उसको, लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं। सही बात। सही बात। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मेरे मेडिकल कॉलेज में जहाँ बहुत ज्यादा सीनियरिटी जूनियरिटी का एक स्टूडेंट चली जा रही थी, और वो जी। तो कुछ उनकी चलने का अंदाज कोई ऐसा था, और लगा कि मुझे ठीक नहीं हो, बैग वैग उछालती हुई, तो मैंने किसी बात पे टोक दिया उनको। मैंने कहा ये कॉरिडोर है कॉलेज का, जरा ठीक से चलिए। तो आप जानते हैं मुझे क्या जवाब मिला? द मैनर्स आर टॉट इन स्कूल्स, नॉट इन कॉलेजेस। बड़ा पढ़ा लिखा तो ये, जुमला था। जी हाँ, पढ़ा लिखा जुमला था ये। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से बदलते हुए देखा, तो ये बात समझ में आई कि आप, वजह ये घरों पे भी नहीं टोका जाता ना बच्चों को। सही बात। भाई आप इतनी इज्जत अपने बड़े भाई की करते थे, जी। अब आपका आज के दौर के बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े भाइयों की उतनी इज्जत, वालिदैन को तो शायद कर लेते हो। तो वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ माहौल बदल रहा है, सब जगह बदला है, अलीगढ़ में भी बदला है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई, वो रीजनलिज्म है जो अलीगढ़ को खा रहा है। लड़का रियाज वहां आके भाई, लेट्स होप अलीग नहीं बनना चाहता। एज डेडिकेटेड सोल्जर्स दुआ कर सकते हैं हम लोग इस एल्मा मैटर की हिफाजत की, और इसकी तारीख की, और इसकी रवायात की। तो चलते चलते रियाज भाई, आप अपनी पर्सनालिटी में अपने एल्मा मैटर का क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जो आज जिस मकाम के ऊपर आप हैं? भाई ये खाकसार क्या कर सकता है, हम यही कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां से जो निकल रहे हैं, भाई मैं यहाँ पर हूँ, अलीगढ़ में, लखनऊ में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, उनकी जो भी मदद कर सकते हैं हम, जिस किस्म की, अगर वो लखनऊ में यहाँ मेडिकल कॉलेज में किसी भी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना चाहते हैं, जो मुमकिन हो सकता है यहाँ कर नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। रियाज भाई, मेरा सवाल यह है कि आप जिस मकाम पे पहुंचे हैं, तो उसमें आप अपने एल्मा मैटर का क्या रोल देखते हैं? हाँ एमयू। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको गलत, आप समझे, मैं क्या कर सकता हूँ, जी जी जो भी आज हैं वो इसी की वजह से हैं। आप जी मेरी बुक में पढ़िएगा, पूरा एक चैप्टर है। अगर जी। एमयू में ना पहुंचता मैं, तो शायद किसी काबिल ना होता। और आप यकीन रखिए कि हम लोगों ने बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा है। सही हम बात। अपने बच्चे की स्कूल की फीस जितनी एक साल में देते हैं, उससे बहुत कम में मैंने एमबीबीएस एमडी सब कर लिया है अलीगढ़ से। ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। दुनिया की सबसे इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी जो पाल रही है हम लोगों को। हम लोग का जी जमाना तो बिल्कुल ही कुछ और था। जी या जी अगर जी समझ लीजिए कि अगर ड्यूज नहीं क्लियर किए हो, हॉल टिकट नहीं आया, प्रो साहब के पास चले गए, रोए गए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में जमा कर देना। हाफ फ्री फिर शिप मिल गई है, उसके बाद अगर वो भी देने लायक नहीं हुए तो भाई चांस, आप जब थे तो हम हाशिम अली साहब के पास गए, उन्होंने ड्रामा क्लब का वो दिखाया, उन्होंने फुल फ्री शिप कर दी। तो मैं ये, कह रहा हूँ आपसे ना कि हम तो जी मकरूज हैं, हम जिंदगी भर उसको अदा नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी आज हैं वो एमयू की बदौलत हैं। मैं तो ये सबसे कहता हूँ, मैं खुद भी अलीगढ़ में, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने तो अच्छा दौर देखा। लेकिन जिस तरीके से हमने पढ़ लिया और जो वक्त वहां जी, गुजार दिया, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ सकते। तो उस तरीके से बिल्कुल सही बात। जो हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, जो हमारे माहौल था वहां का, बस सही है, कुछ दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। रियाज भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। इतने साल बाद आपसे कनेक्ट होकर के बहुत अच्छा लगा, और एंड वील स्टे कनेक्टेड। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल एज फॉर दिस बुक। हम इसको मंगवाएंगे जल्दी से जल्दी। बहुत सारी दुआएं हैं, और आपसे दरख्वास्त है, दुआओं में भी याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत बहुत मुजीब साहब, आपके इंटरव्यूज में देखता रहता हूँ, माशाल्लाह। शुक्रिया रियाज भाई। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।